वो 3 गाड़ियों के साथ उनके घर में दाखिल हुआ। आज इतवार था, यकीनन वो सभी लोग घर पर मौजूद कल वलीमे के फंक्शन की थकन उतार रहे थे। वो अपनी गाड़ियों से निकलते तमाम मुलाज़िमों को अंदर आने का इशारा करते उनके हाथों में मौजूद सामान को वहीं रखने का कह चुका था, जबकि वो उसके हुक्म को बजा लाते जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हुए एक तरफ खड़े हो गए थे। दामियार बेटा, तुम ये सब कुछ लेकर आए हो कि क्या, ये सब क्या है? वो परेशानी से बड़े बड़े बैग्स और बड़े बड़े थाल देख रहे थे जिनके ऊपर सुर्ख रंग का मलमल का कपड़ा था। अम्ब्रेली सॉरी, मुझे नहीं पता रिश्ता किस तरह से लाया जाता है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे यही बताया कि रिश्ता इस तरह मांगा जाता है, तो मैं अपना रिश्ता लेकर आया हूँ आपके घर में। वैसे तो दादी ने बात चला ही दी है, लेकिन मैं खुद अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहता था। उसने थाल पर से कपड़ा हटाने का इशारा किया जिसमें मौसम के लिहाज से लवाजमात और इसी तरह की कई चीज़ें थी। ये सब कुछ क्या है? बाबा कमरे से निकलते परेशानी से पूछने लगे, जबकि चचा जान भी उनके साथ ही बाहर आए थे। दामियार इज़ा का रिश्ता लेकर आया, अम्मी ने पीछे की तरफ देखते उनसे कहा। जी, मैं आपकी बेटी इज़ा का रिश्ता लेकर आया हूँ, उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जब अचानक ही ध्यान ऊपर सीढ़ी पर खड़े बारिक की तरफ गया जो गुस्से से उसे देख रहा था, जबकि अपने कमरे से बाहर निकलता शहीर भी उसके आखिरी अल्फाज सुन चुका था। इससे पहले कि बारिक कुछ कहता, वो गुस्से से सीढ़ियाँ उतरता, उसके गिरेबान को पकड़ता, उसे घसीटता हुआ एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ चुका था। वो बिफरा हुआ शेर बना उसकी तरफ आया और उसे घसीटते हुए घर से बाहर तक लेकर गया, फिर धक्का देने वाले अंदाज में उसे अपने घर की हदूद से बाहर किया था। शहीर, दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या तरीका है? वो हमारे घर में मेहमान है। बाबा गुस्से से आगे बढ़ते उसे रोकना चाहते थे, बस वो उनकी तरफ देखते हाथ उठाता उन्हें चुप करवा चुका था, जबकि उसका अंदाज ऐसा था कि अभी चीर फाड़ के रख देगा उसको। ये मेहमान नहीं, हमारे घर की हदूद में दाखिल हुआ हैवान है जिसे मैं आज इसी ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो धाड़ा था। क्या लगता है तुम्हें, मेरी बहन के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने के बाद तुम इस घर में रिश्ता लेकर आओगे और हम तुम्हें फूलों की मालाएं पहनाएंगे? हमारे घर की वो बच्ची जिसके सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले हम 100 दफा सोच लेते हैं कि उसके साथ ऐसी गिरी हुई घटिया हरकत करके तुम उसका रिश्ता लेकर यहाँ आ गए? घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने इतना इंतहाई कदम उठाया। मरने जा रही थी, वो खुदकुशी करने जा रही थी। बाबा, वो उसके घर से गिरी नहीं थी, इसके घर में वो गिरी नहीं, बल्कि अपनी आबरू बचाने के लिए उसने हराम रास्ता अपनाया, सिर्फ इस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने के लिए। जी हाँ, ज्यादती करने की कोशिश की इसने हमारी आरजू के साथ। वो पीछे मुड़ता चिल्लाते हुए बोला, जबकि बाबा तो जैसे उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, ज्यादती करने की कोशिश की इसने हमारी आरजू के साथ। वो पीछे मुड़ता चिल्लाते हुए बोला, जबकि बाबा तो जैसे उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हैरानगी से सीढ़ियों से उतरती इबादत और ईज़ा को देखा, जो खामोशी से सर झुकाती एक तरफ होकर आंसू बहाने लगी। अम्मी तो अपने लबों पर हाथ रखे तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसे अपने आंचल में छुपा चुकी थी, जबकि शहीर एक दफ़ा फिर से दामियार की तरफ आया जो अपने होंठों से खून साफ करता यकीनन ये तमाशा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। गलत किया था ईज़ा ने, उसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, सब कुछ छुपा हुआ था। वो इज्जत के साथ रुखसत हो जाती, मामला यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं, उसने इन सब चीज़ों में अपने भाइयों को शामिल करके गलत किया था। ज़रा सी बात को तमाशा क्यों बना रहे हो शहीर? मेरी नीयत ख़राब थी, तब बहक गया था। हाँ, मैं नशे में था, इसीलिए तो अब रिश्ता लेकर आया हूँ, इज्जत से मांग रहा हूँ। उसके एक बार फिर से उसका गिरेबान पकड़ने पर वो गुस्सा तो हुआ था, लेकिन फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, वो ये मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। क्या क्या बकवास की तूने? तू नशे में मेरी बहन के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और ये बात तेरे लिए ज़रा सी है, मैं इसका तमाशा बना रहा हूँ? बेटा, तमाशा तो तेरा बनेगा। ये मत सोचना कि हम अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। जो तूने किया है ना, वो किसी और की बहन बेटी के साथ नहीं होने देंगे। बेशक हमारी बहन के लिए ज़िंदगी भर कोई अच्छा रिश्ता ना है, लेकिन तुझ जैसे हैवान को तेरे अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। वो बेहद गुस्से से बोला, जबकि बाबा ने परेशानी से पहलू बदला था। बारीक संभालो इस मामले को, शहीर जज्बाती हो रहा है, अगर ये बात ज़बर या ज़रान तक चली गई ना तो मसला और बढ़ जाएगा। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो बारीक, जो कब से मुठियां भींचे खड़ा था, एक नज़र उन्हें देखता बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। उन्हें यकीन था बारीक इस मामले को संभाल लेगा। बारीक, तुम तो समझदार हो ना, समझाओ इसे, पागल हो गया ये। मुझसे एक गलती हुई और अपनी गलती को सुधारने के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त मेरी नीयत ख़राब थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा। समझाओ इसे, ये मामला अगर बिगड़ा तो बहुत बिगड़ जाएगा। मेरी जो बदनामी होगी उसकी कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो हूँ ही बदनाम।
आज एक के साथ कल दूसरी के साथ मेरा नाम जुड़ता ही रहता है। तुम लोगों की बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम लोगों की बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दामियार अभी भी बहुत लाइट ले रहा था इस मामले को। वो बस किसी भी तरह इज़ा से शादी करना चाहता था, वो इस मामले को बढ़ाना चाहता ही नहीं था। जबकि शहीर का गुस्सा इस बात का गवाह था कि वो आज उसे उसकी टांगों पर जिंदा वापस नहीं जाने देगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये मामला बिगड़ा तो बात सिर्फ हमारी बहन के बारे में होगी, बारिक उसके करीब आते हुए बोला। जबकि शहीर ने गुस्से से बारिक की तरफ देखा, जबकि वो शहीर को एक तरफ हटाते एक जोरदार तमाचा दामियार के मुंह पर मार चुका था। लेकिन जो तुमने हमारी बहन के साथ किया है ना, वो हम किसी और की बहन के साथ नहीं होने देंगे। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की। वो सबके सामने ये जाहिर कर रही थी कि वो खुश है, सबके सामने वो अपने आप को नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। मैंने उसे छुप छुप कर रोते देखा, तेरी वजह से अपनी बहन को अजियत में देखा, और तू कहता है इस मामले को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये मामला अब कहाँ कहाँ जाएगा ये तू भी देखेगा, और तेरी ये नाम नेहाद शोहरत भी। तुझे क्या लगा अपनी बहन की बदनामी के डर से हम पीछे हट जाएंगे और तुझे जीतने देंगे? कभी नहीं। हम खामोश थे तो अपनी दादी की वजह से, वरना तुझ जैसे बेगैरत इंसान को अपने घर के अंदर आने देना ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी रूटीन नहीं जानता? दादी के सामने एक्स्ट्रा शरीफ मासूम बनकर घूमने वाला असल ज़िंदगी में कैसा है हमें नहीं पता क्या? एक एक लम्हे की खबर रखता था मैं तेरी, एक एक सेकंड की खबर थी तेरी ड्रामेबाजियाँ इस घर में और फिर बाहर की अयाशियाँ, सब पता है मुझे। कुछ छुपा नहीं हुआ दामियार शाह से। और फिर जब बाबा ने मुझे बताया कि तू रिश्ता लेकर आया, फिर तो मैंने तुझ पर और ज़्यादा नज़र रखी। आखिर पता तो करना ही था ना कि मेरी बहन का रिश्ता लाने वाला आखिर है किसका भी। और तूने अपनी औकात दिखाई, हर मकाम पर दिखाई, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा, सिर्फ अपनी दादी की वजह से। लेकिन जब दादी को पता चलेगा ना कि तूने ये सब किया, तब उन पर क्या बीतेगी ये तो खुदा जानता है। लेकिन तेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, याद रख। और बाबा, आपने कहा था ना कि ये खबर ज़ारन और ज़बर तक नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? इसके साथ जो इस शख्स ने किया है, इसके बाद भी आप इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कि बेटी की बदनामी से डरते हैं आप। तो याद रखिए, आज आपकी बेटी है, कल ना जाने कितनों की बेटियां होंगी। अपनी बेटी की खातिर दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आपकी भी एक बेटी है, और तुम गेट आउट, क्योंकि अगली मुलाकात अब अदालत में होगी तुमसे। क्योंकि मैं तुझ पर अपनी बहन के साथ ज़्यादती करने की कोशिश में और उसे जान से मारने के इल्ज़ाम में केस करवा रहा हूँ, और मेरा वकील ज़रान शाह है। और जिस थाने में तुझे रखवाएगा ना, वो ज़बर शाह का है। अब तुझे पता चलेगा कि तूने किसकी बहन पर हाथ डाला है। वो गुस्से से बोल रहा था, जबकि दामियार में मज़ीद बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए सर झटकता शराफत का चोला उतार चुका था। हाँ भाई, कर ले जो करना है। और दामियार शाह तुम लोगों से डरता नहीं, वो क्या है कि औकात देख कर भौंकना चाहिए। ऐसे कितने ही केसेस मुझ पर हुए, लेकिन कभी खबर भी बाहर नहीं निकली। तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा? यार, तुम लोग खुशकिस्मत हो जो मैं तुम लोगों के घर रिश्ता लेकर आया, तुम लोगों की बहन से शादी करने की ख्वाहिश की। लेकिन ये जो तुम लोगों के ड्रामे हैं ना, ख़त्म ही नहीं हो रहे। खैर वॉटेवर, जो मर्ज़ी करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की दामियार शाह की दुल्हन बनेगी, और इस बात पर दामियार शाह आज मोहर लगाता है। इस घर में बारात लेकर आऊँगा, और तुम सब अच्छे सालों की तरह अपने बहनोई का वेलकम करोगे और अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दोगे। और एक बात आज अपनी और एक और बात, दामियार शाह ये बात और आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। याद रखना, मेरी ज़िंदगी में आने वाला दिन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग दोबारा अपनी बहन की शक्ल देखने को तरसोगे। ये वादा है दामियार शाह का तुमसे। एक एक मुलाकात के लिए तड़पा करोगे, मिन्नतें किया करोगे, तरस तरस कर तुम्हें तुम लोगों की बहन का दीदार होगा। ये दामियार शाह ऐलान करता है। वो जाने अभी क्या क्या बोलने वाला था, जब शहीर ने उसे आगे बढ़ते ज़ोरदार धक्का दिया। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा दामियार शाह, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अब अगली मुलाकात अदालत में होगी। वो गुस्से से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करते वापस अंदर आए, जहाँ वो अब तक अपनी माँ के सीने से लगी रो रही थी। बारिक ने आगे बढ़ते उसे खुद में छुपा लिया। क्यों इज़ा, क्यों छुपाया हमसे? ये कुछ छोटी सी बात थी क्या? क्यों अकेली ये सब कुछ सहती रही? तेरी आंखों में उदासी पढ़ तो रहा था, लेकिन वजह कभी पूछी नहीं, ये सोच कर के हो सकता है ऐसी बात हो जो तो अपने भाई को बता ना सकती हो। वो उसे अपने सीने से लगाई मायूसी से बोल रहा था, उसकी बहन उससे इतनी बड़ी बात छुपा सकती थी, उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। भैया, दादी के लिए अगर दादी को पता चल जाता तो? वो भी बोल ही रही थी कि जब अचानक उसे दादी का ख्याल आया। दादी? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती तेज़ी से दादी के कमरे की तरफ गई, और उसके साथ वो सब लोग
लोग भी पीछे गए थे। उसने दरवाज़ा खोला तो दादी को वहीं बेड के करीब ज़मीन पर बेहोश पड़े पाया। उसने आगे बढ़ते दादी की नब्ज़ चेक की, जो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। यकीनन वो सब कुछ सुन चुकी थी और उनकी ये हालत उन सब के हाथ पैर फुला गई थी। बारिक तेज़ी से उन्हें ज़मीन से उठाए अपनी बाहों में भरता गाड़ी में लेकर आया, जबकि शहीर गाड़ी निकाल कर बाहर पहुंच चुका था। जबकि उन्हें जल्दी से गाड़ी में डालते वो अस्पताल की तरफ निकले। दादी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, यकीनन वो अपने उस अय्याश पोते की हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी थी। जबकि वो सब अब सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे कि दादी की ज़िंदगी रह जाए, अल्लाह ताला उन्हें कुछ ना हो। दामियार साहब, आप ठीक तो है ना? वो गुस्से से घर के अंदर दाखिल होता हर चीज़ को तोड़ फोड़ रहा था। सामने एक रखे शीशे के मेज़ के न जाने कितने टुकड़े हो चुके थे, जबकि उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे, ख़त्म कर दे, तहस नहस कर दे। उन लोगों की औकात क्या थी कि वो उसे थप्पड़ मारते या उसको इस हालत में पहुंचाकर उस घर से धक्के देकर बाहर निकालते। क्या औकात थी उन लोगों की। दामियार शाह था वो, और अब दामियार शाह के साथ पंगा लिया था उन लोगों ने तो इज्जत से रिश्ता लेकर गया था। अगर वो चाहते तो इज्जत से अपनी बहन को रुखसत कर सकते थे उसके साथ, लेकिन उन्होंने मामला बढ़ाया तो अब वो भी इस मामले को निपटने के लिए तैयार था। औकात याद करा दूंगा उन शाह ब्रदर्स को उनकी। अब उन्हें पता चलेगा कि किसके साथ पंगा लिया है। पहले उनकी छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज कर दी थी, लेकिन अब नहीं। इज़ा उसामा शाह सिर्फ और सिर्फ दामियार शाह की है, और उसे उसके भाइयों से छीन कर हासिल करूँगा। सारी ज़िंदगी मिलने के लिए तड़पेंगे, शक्ल देखने को तरसेंगे उसकी। इज़ा तो अब दामियार शाह के निकाह में ही आएगी, और किसी भी कीमत पर आएगी। अब अगर इन लोगों ने मुझे ज़िद दिला ही दी है तो फिर इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि दामियार शाह हर चीज़ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़िद, अपना जुनून नहीं। और इज़ा उसामा शाह उसकी ज़िद और जुनून दोनों बन चुकी है। अब उसे दामियार शाह की ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो जानता था उसका बस एक ही वार काफ़ी है शाह ब्रदर्स के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो सामने से किसी वार के इंतज़ार में था। वो उस पर केस करवाना चाहते थे तो इस केस को वो बगैर मीडिया में लाए बाहर ही हल करने वाला था। उसे डर नहीं था, हाँ, लेकिन वो अपनी होने वाली बीवी की बदनामी नहीं चाहता था। वो उसे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। बस एक ही दफ़ा वो उसकी सारी तकलीफ़ों का अज़ाला कर देना चाहता था। उसे निकाह करके, उसे खुद में भर कर वो उसे बताना चाहता था कि वो कब कैसे किस तरह से दामियार शाह उस पर फ़िदा हो गया था। कब कैसे किस तरह वो लड़की दामियार शाह के लिए इतनी ज़रूरी हो गई कि अब उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो फ़ैसला कर चुका था, और अब वक्त आ गया था इस फैसले पर अमल करने का। और अब दामियार शाह को कोई नहीं रोक सकता था उसकी मर्ज़ी करने से। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है इन्होंने, इनके ज़हन पर कोई झटका लगा है। आप प्लीज़ इनकी केयर कीजिए, ये ठीक हो जाएंगी, और इन्हें टेंशन से दूर रखिएगा। डॉक्टर ने वही हमेशा वाली बातें दोहराई थी, जबकि वो सब लोग ये सोचकर थोड़ा पुरसकून हो गए कि दादी खतरे से बाहर थी। अब वो ठीक थी, पहले से बहुत बेहतर थी, वरना वो सभी लोग जानते थे कि ये झटका दादी के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता था। भाई दादी होश में आ जाएं तो दामियार के बारे में इन्हें क्या कहना है? शहीर ने उसके पास बैठते पूछा। कुछ भी नहीं शहीर, हम इनसे कुछ नहीं छुपाएंगे। खुदा बेहतर जानता है, और वैसे भी हमें खुदा पर यकीन होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, हम दादी को हकीकत बताएंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी तरह की टेंशन देने से मामला बिगड़ सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कहीं हकीकत बताकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मेरा मतलब है हम किसी तरह की कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना। आखिर दादी की ज़िंदगी का सवाल है। वो परेशानी से पूछ रहा था। नहीं शहीर, अब तो ये मामला बहुत आगे की तरफ जाएगा। अब तो ये मामला मीडिया में जाने वाला है। ज़हरान और ज़बर को फ़ोन करके बुलाओ, उनसे बात करना पड़ेगी। हम इस मामले को छोड़ नहीं सकते। अपनी बहन के लिए हमें अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, लेकिन दामियार शाह को उसके किए की सज़ा हम ज़रूर दिलाएंगे। और जहाँ तक दादी की बात है तो हम उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि ये मामला अब घर में बात बात पर डिस्कस होगा। और मैं नहीं चाहता कि दादी से किसी भी तरह का कुछ भी छुपा कर उन्हें मज़ीद अज़ियत में डालें हम। वैसे भी दादी यकीनन सब कुछ सुन चुकी हैं, और अब अगर उन्होंने कुछ नहीं भी सुना तो हम बता देंगे, क्योंकि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। बात घर की बेटी की इज्जत पर आ गई है। पहले ईसा ने ये सब छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें इस मामले को खुद हल करना पड़ेगा। हम किसी तरह की गलती नहीं कर सकते, और ईसा को इन सब चीज़ों में फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए घर में सबको ये बात पता होनी चाहिए। तुम जरान और ज़बर को फ़ोन करो।
उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो उसने फ़ौरन अपनी जेब से फ़ोन निकालते उन दोनों को फ़ोन करके अस्पताल ही बुला लिया। फ़िलहाल उन्हें सिर्फ दादी की बुरी हालत के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद रूबरू ईज़ा वाले मामले को वो डिस्कस करने वाले थे।